हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुमार बायो क्लासेस में। मैं हूँ राकेश सर। दोस्तों डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले लेक्चर में मैंने कहा था, मतलब बेसिक बायोलॉजी के बारे में बात किया था हमने, जिसमें हमने पढ़ा था कि विज्ञान क्या है, विज्ञान का क्या अर्थ होता है, विज्ञान की कितने शाखाएँ होती है, विज्ञान शब्द कहाँ से आया है, जीव विज्ञान क्या है, इन सबों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी इन इंडिया, मतलब प्राचीन भारत में क्या इतिहास है जीव विज्ञान का, वो देखेंगे। यानी पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग हमेशा तैयार रहिए। ठीक है, आप लोग हमेशा तैयार रहिए ताकि हमेशा एक जुनून के साथ काम करें, तब मज़ा आता है। ठीक है, तो उस तरह से तैयार रहिए कि हमेशा लगे आपको कि नहीं, हमारी मेहनत में कभी कमी नहीं है, है ना। पहाड़ भले ऊंचा होता है, लेकिन जो चाह रखता है पहुंचने के लिए, तो वो शिखर की चोटी ऊंचाई नहीं देखता, वो पहुंच के ही दम लेता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग भी उनमें से एक हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो आप रटने के लिए नहीं पढ़िए। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, रटने के लिए नहीं पढ़ने बल्कि जानने के लिए पढ़िए, क्योंकि हम विज्ञान का यही अर्थ बताए थे कि जानना, है ना। मतलब साइंस का अर्थ यानी साइंटिया, साइंस शब्द लिया गया है साइंटिया से, जिसका मतलब होता है जानना। ठीक है, तो अब देखो, यानी टू नाउ, है ना। तो उस बुलंदी को चूमने की हौसला रखो। ठीक है, तभी आप पहुंच पाओगे। नहीं तो पहले हार गए कि हमको सफ़र में चलना है, ऐसे क्या कितने झटके लगेंगे, परेशानी हो रहा है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति ये है वो है, तो ये सोच के कभी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अरे हम जानते हैं कि गरीब के बच्चे ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर आप उनमें से एक हैं। इतिहास रच दीजिए, जब पढ़ रहे हैं तो इतिहास रच दीजिए, है ना। दुनिया सदा के लिए आपका भी नाम याद रखे, है ना। तो शिक्षा आप कहीं से भी ले सकते हैं। अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि पिछले बेंच पर भी आपको सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है ना। तो अगर चाह होगी ना, तो आप कहीं से भी किसी भी तरह आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपको लेके चलूँगा हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी इन इंडिया, यानी भारत में बायोलॉजी का इतिहास जानते हैं। थोड़ा सा क्या है इतिहास, तो चलिए देखते हैं। पहले हम प्राचीन भारतीय जो लोग थे, वो जीव विज्ञान पर निगाह डालने से पता चलता है कि वैदिक युग यानी 2500 BC से 600 BC के बीच की बात कर रहा हूँ। उस समय के लोग पौधे तथा जंतुओं से संबंधित जानकारियों, है ना, जानकारियों को लिपिबद्ध यानी उसका अध्ययन करने का शौकीन था। उस समय भी, आज का नहीं, 0 ईस्वी से पहले कितना 2500 वर्ष से लेकर 600 वर्ष पहले की बात करते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट, है ना, उसकी बात करते हैं। तो उस समय के लोग भी क्या करते थे, शौकीन थे जीव के बारे में जानने का, पौधे के बारे में जानने के लिए, है ना। इन सबों के बारे में वो शौकीन थे। पर देखते हैं कहाँ कहाँ जिक्र किया गया है बुक यानी प्लांट का, कहाँ किस बुक में किस ग्रंथ में किया गया है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है कि वैदिक युग, बात करें वैदिक युग की, तो वैदिक युग के साहित्य में 740 प्लांट तथा 250 एनिमल के विवरण मिलते हैं, है ना। आज के नहीं, वैदिक युग की बात करते हैं, लगभग 1500 ईसा पूर्व, है ना। तो उस समय की बात करते हैं, लगभग कितना प्लांट, यानी
वैदिक यानी वेद में लगभग 740 प्लांट और 250 एनिमल के विवरण मिलते हैं हमें, है ना। बहुत कॉमन पॉइंट है। देखिए फिर वर्गीकरण का प्रथम प्रयास, एक बार और झलक देखते हैं तीसरा पॉइंट पर। वर्गीकरण का प्रथम प्रयास की झलक छंदोग्य उपनिषद में मिलती है। इसमें जंतुओं को जीवज यानी विविपेरस, विविपेरस एक युविजा, है ना। तो अब देखो विविपेरस का क्या मतलब है, यानी जीव वर्जक, यानी जो जीवों को जन्म देता है ना। ऐसे जीव आते हैं जो जीवों को जन्म देता है। फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं तो मैमेलिया वर्ग के जीव सभी आ जाएंगे, है ना। मैमेलिया वर्ग के जीव सभी आ जाएंगे इसमें। उसको उस समय मैमेलिया वर्ग को क्या कहा था, जो बच्चे को जन्म देते हैं उसको जीवज कहा था। किसमें, छंदोग्य उपनिषद में, है ना। चलिए तो देखते हैं फिर अंडज। अब बात करें फिर अंडज का, तो अंडज यानी वैसे जीव जो अंडे देते हैं, है ना, अंडे देते हैं उसे अंडज कहते हैं, यानी ओविविपेरस, है ना। वो एक को रिलीज करते हैं बाहर, है ना। वैसे जीव को हम क्या कहते हैं, अंडज, है ना, ओविविपेरस। तो इसमें फॉर एग्जांपल की बात करें तो उसमें आ जाता है कौन, पक्षी। पक्षी के वर्ग देखो सारे के सारे क्या है, अंडे ही तो देते हैं, है ना। तो पक्षी सभी क्या है, अंडे देने वाले जीव है कि नहीं। तो पक्षी कौन कैटेगरी में आता है, ओविविपेरस, है ना। फिर तथा बात करें उद्भिज का यानी युभिजा को, तो उद्भिजा में, तो युभिजा देखो थोड़ा सा निम्न कैटेगरी का एनिमल है, उसमें यानी निम्न कैटेगरी के एनिमल जो है उसको युभिजा कहा था, है ना, निम्न श्रेणी के। तो इन 3 कैटेगरी में छंदोग्य उपनिषद में जिक्र मिलता हमको, है ना। ये किसका, जीवों का वर्गीकरण किया था, 3 कैटेगरी में मिला था। जो जीव को उत्पन्न देते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जीव पर्जक यानी वो विविपेरस, है ना, विविपेरस, ठीक है। उसके बाद जो अंडे देते हैं उसको क्या कहते हैं, ओविविपेरस। तथा उद्भिज यानी निम्न कैटेगरी के जो जीव आते हैं उसको युभिज कहते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी में छंदोग्य उपनिषद में विवरण मिलता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं फिर क्या है। अथर्ववेद में करीब 2000 मेडिसिनल प्लांट का जिक्र किया गया है। देखिए इतिहास देखिए, है ना, इतिहास ये बेसिक बायोलॉजी है ना, ये सब आपका जड़ है ना। हमने कहा था शुरू वाले लेक्चर में कहा था कि ये एक जड़ की तरह, है ना। जितना मजबूत होगा आपका जड़ उतना मजबूती होगी आप में, है ना। जड़ यानी झुका नहीं सकता आंधी जब जड़ हो मजबूत, है ना। किसी तूफान से भी नहीं डरोगे चाहे रास्ता कितने भी कठिन हो। ये जड़ जरूरी होता है सबों के लिए, होता है ना। बेसिक बहुत ज़रूरी है ना। बेसिक से कई क्वेश्चंस निकलते हैं। पर देखो अब अर्थवेद में भी 2000 मेडिकल प्लांट यानी औषधि प्लांट्स का जिक्र है। उस समय की बात कर रहे हैं, है ना। ये हमारा प्राचीन भारत है, देखते हैं, है ना, कितना 2000 औषधि का जिक्र है ना। तो वेद युग के पश्चात करीब, अब वेद युग के बाद जो कुछ जिक्र मिला है तो वो वेद युग के पश्चात देखें तो करीब 600 ईसा पूर्व, 600 BC यानी बिफोर क्राइस्ट वाले, जैसे कि साहित्य सुश्राता संहिता में जीवधारियों को, सुश्राता संहिता में जीवधारियों को अस्थावर, ठीक है, जंगम में वर्गीकृत किया। अस्थावरा में किसको रखा गया, है ना, अस्थावरा में किसको रखा गया और जंगमा में किसको रखा गया। तो ये बात को देखते हैं। चलिए देखते हैं। अस्थावरा में इमोबाइल ऑर्गेनिज्म, है ना, जैसे कि प्लांट्स यानी जो चल नहीं सकता उसे इमोबाइल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। वैसे जीव जो चल नहीं सकता, है ना, तो वो जैसे में क्या है, प्लांट चल नहीं सकता, है ना। तो डियर स्टूडेंट देखो हमेशा अटेंटिव रहिए, है ना। हम आपको देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं, है ना। मेरा नज़र आप ही पर है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए। वो गाना सुना है ना आपका, तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है। तो मतलब ये मत समझना कि हीरो मतलब तेरा ध्यान किधर है कि तेरा सर जी इधर है ना। तो इधर ध्यान दो, ठीक है। जब पढ़ रहे तो मन थोड़ा ना एकदम इच्छा बना लीजिए,
है ना, पढ़ने का चाह रखे, है ना। जानते हैं हर चीज़ में देखो स्टूडेंट जीवन में बहुत सारा कठिनाई आती है ना। तो उस कठिनाई को पार करना होगा। बहुत सारे परेशानियाँ आएंगे, आप किसी को सुना दोगे कि हमको ये परेशानी है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, ये सब आप गलत सोचते हैं, ठीक है। देखो 10 इसलिए हम छोटा लेक्चर बनाएंगे, पर आप ज़्यादा पढ़ोगे मन बोर हो जाता। पर देखो जितना पढ़ो, हम बताते जितना पढ़ो उसको ना एकाग्रता से पढ़ो, यानी मन लगा कर पढ़ो, उतना याद रहेगा, ये 100% है ना। तो अब देखो निश्चित पढ़ने का निश्चित टाइम तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, पर एक देखो निश्चित टाइम यानी रूटीन। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हम रूटीन से पढ़ते हैं, ऐसे रूटीन कौन फॉलो करता है भाई। 2 से 3 दिन रूटीन फॉलो करोगे बेकार हो जाएगी, 2-3 दिन फॉलो करोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। हफ्ता का रूटीन बनाइए, हफ्ता में इतना घंटा पढ़ना है वो निश्चित कर दीजिए। पर हफ्ता में कितना दिन, 7 दिन होता है ना। देखो हफ्ता में 7 दिन अगर हम मानते हैं पर डे पढ़े, पर डे का मान लेते हैं हम किसी तरह 8 घंटा, बाद बाकी जो देखो 24 घंटा होता है ना एक दिन का, तो उसमें से 8 घंटा पढ़ लीजिए, बाद बाकी जो घंटा आप जैसे तैसे यूज कर लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप इस हिसाब से अगर पढ़ रहे हैं, है ना, 8 घंटा के साथ, लेकिन हाँ मन लगा के पढ़ना होगा, है ना। सफलता का बस डियर स्टूडेंट मूल मंत्र क्या है, सफलता का मूल मंत्र है बस मेहनत। झोंक के मेहनत कर दो जब मेहनत करनी है तो, नहीं तो फिर बेकार जाएगा, है ना। आधा कराया पर पानी फिर जाएगा। तो मेहनत करना है तो जम के कीजिए, है ना, मेरे साथ अटेंटिव रहिए, है ना। तो देखो हफ्ता का बना लीजिए रूटीन, अब 7 दिन, एक दिन का बना लीजिए 8 घंटा, है ना। अब एक दिन का 8 घंटा तो बन गया, पर 8 सत्ते 56 घंटा हो गया ना, 56 घंटा। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, है ना। 56 घंटा पढ़ तो सकते हैं ना, इतना तो आराम से पढ़ सकते हैं, कहीं परेशानी, हाँ इतना ही पढ़ो, मगर ये कहेंगे कि मन लगा कर पढ़ो, है ना। 56 घंटा हफ्ता में। अब देखो अब इसको ये नहीं कि पर डे हमको 8 घंटा पढ़ना ही है, हम ये कहेंगे कि हफ्ता में 56 घंटा किसी तरह पढ़िए, जब टाइम मिला तब पढ़िए, ये रूटीन फॉलो हो जाएगा। अन्यथा आप जो रूटीन बनाते हैं ना, आज का ये 1 घंटा ये पढ़ेंगे, 1 घंटा वो, अरे नहीं कर पाओगे यार। हमने देखा है आपके साथ साथ जिस तरह से आप गुजर रहे हो, थोड़ा हम भी ऐसे लाइफ से गुजरे हैं, है ना। तो हमने देखा किस तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे थे, है ना, नहीं कर पा रहे थे। किसी दिन हम अपना जीवनी भी सुनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, रोज आओगे यार, है ना। चलिए तो अब देखो 56 घंटा पढ़िए, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपना टॉपिक पर चलते हैं, कहाँ बात करने लगे। चलो देखते हैं। अब देखो अस्थावरा की बात रखा गया है। देखिए अस्थावरा में प्लांट्स को, यानी वैसे जीव जो चल नहीं सकते, अर्थात इमोबाइल, है ना, इमोबाइल जीवों को रखा गया है अस्थावरा में, है ना। अस्थावरा में किसे रखा गया, इमोबाइल ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, जो जिसका मतलब होता है जो चल नहीं सकता, अर्थात प्लांट ही तो नहीं चल सकता, प्लांट को ही रखा गया किसमें, अस्थावरा में, है ना। अस्थावरा की बात करें, चलिए उसके बाद देखते हैं कि जंगमा, है ना, जंगमा यानी जंगम में मोबाइल ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। इसका मतलब होता है जो चल सकता है। चल कौन सकता है भाई, एनिमल ही तो चल सकता है ना। कौन चल सकता है, तो एनिमल चल सकता है, तो इसको कहाँ रखा गया है, जंगमा में, है ना, कहाँ रखा गया। फिर बात करते हैं कुछ ऐसे, एक बुक है, कैसे मिल गया, थोड़ा सा पॉइंट था, हम बोले चलिए लिख लेते हैं। प्रसार में फूल वाले पौधे को पत्तियों के शिरा विन्यास, है ना। प्रसार एक बुक का नाम है, पत्तियों के सिरे के आधार पर, है ना, 2 भागों में बांटा गया है ना। पत्तियों के सिरे के आधार पर पौधे का वर्गीकरण जो किया गया है,
वो दो वर्गों में किया गया है। देखते हैं। नंबर 1 जलावत शिराविन्यास, है ना, जलावत शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाला द्विबीजपत्री तथा समांतर शिराविन्यास पत्तियों वाला एक बीजपत्री। चलिए हम देखते हैं जलावत का क्या मतलब होता है और समांतर का क्या मतलब होता है। चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो जलावत का मतलब हो जाता है कि उस पत्ती का शिराविन्यास जब जालिकाबद्ध हो, है ना। चलिए देखते हैं शिराविन्यास कैसा हो, जालिकाबद्ध। ये देखो, ये पत्ती है हमारा, है ना, पीपल का पत्ती देखना जलावत होता है। तो अब देखो यहाँ ये जालिकाबद्ध हो गया। इस तरह से बढ़िया से गौर से देखोगे अगर पत्री में, तो ये जालिकाबद्ध इस तरह से दिखाई पड़ेंगे आपको, है ना, इस तरह से दिखाई पड़ेंगे, जाल टाइप का, है ना। इसलिए इसको जालिकाबद्ध कहते हैं, जालिकाबद्ध पत्ती कहते हैं। चलिए जालिकाबद्ध। एक में आपको समांतर टाइप के, आपको केला का पत्ता जरूर देखा है ना। तो अब देखो जो जालिकाबद्ध दिखे उसको कहेंगे हम द्विबीजपत्री। तो अब देखो द्विबीजपत्री क्या है, जिसमें दो बीजपत्र हो। अर्थात देखो द्विबीजपत्री को सही तरीके से कैसे पहचान सकते हैं। आपने चना को देखा होगा जरूर, है ना, चना को देखा होगा। चलिए चना पर समझ लेते हैं, है ना। अब देखो चना, चलिए ये चना है, आपने देखा होगा इसके ऊपर ब्राउन कलर का क्या होता है, एक छिलका होता है ना, ब्राउन कलर का छिलका होता है। जब फुलाने देते हैं तो ब्राउन कलर का छिलका उसको हटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपको अंकुरित थोड़ा हुआ है और फिर इस तरह से आपको फिगर दिखेंगे। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समझाते। अरे पढ़ना है तो 12 तक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझते हैं, फिर आगे भी पढ़ना है ना। चलिए देखो इस तरह से, ये देखो डियर स्टूडेंट, ये ऊपर वाला जो भाग है जो पृथ्वी से ऊपर आने ऊपर की ओर निकलता है उसे कहते हैं परांकुर। परांकुर से ही पत्ती उत्ती का भाग निकलता है, किसी ने क्या कहते हैं, परांकुर। परांकुर से ही पत्ती उत्ती का भाग निकलता है। अब देखो नीचे मूलांकुर, है ना, मूलांकुर से जड़ उड़ निकलता है, ठीक है। तो चलिए अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें हम दिखाना क्या चाह रहे हैं। आपने क्या किया, देखो जब फूल गया बीज, ये चना फूल गया है, तो अब देखो इसमें से आपने देखा होगा अंकुरित थोड़ा चना। तो अब उसके ऊपर से ब्राउन कलर का जब छिलका हटाओगे, तो अब छिलका हटाने के बाद अब देखो इस तरह से दो भाग में वो अपने आप अलग रहता है। ये नहीं कि आप करते अलग, काट के ऐसे काट के तब होता है, ऐसा नहीं। वो अपने आप जब अलग हो जाए ना, तो वैसे बीज को हम कहेंगे द्विबीजपत्री। अब पौधा आ गया तो द्विबीजपत्री पौधा, है ना। तो द्विबीजपत्री है जिनमें हो द्विबीजपत्र, देखो 1 2, है ना। अब देखो फिर अब दिखाते फिर मटर में भी ऐसा होगा, आप पहचान सकते हैं द्विबीजपत्री को। फिर अगर एक बीजपत्री को पहचानना है, मतलब उसका शिराविन्यास कैसा होगा, तो वो देखिए वो समांतर टाइप में होगा और वो किस में होगा, एक बीजपत्री में। तो एक बीजपत्री को पहचानने सिखा देते हैं डियर स्टूडेंट। देखो ये है गेहूँ, क्या है, गेहूँ। आपने देखा होगा गेहूँ क्या अपने आप दो भाग में बंटता है, नहीं, है ना, नहीं बंटता। जैसे धान का बीज अपने आप 2 भागों में तो बांट नहीं सकता, है ना। तो अब ऐसे बीज को तो आप क्या कहोगे, एक बीजपत्री, है ना। ऐसे बीज को एक बीज अब देखो एक बीजपत्र जिसमें से निकलते हैं एक पत्र, तो उसको कहेंगे एक बीजपत्र। उस किससे निकलेंगे भाई, देखो तो गेहूँ सब में, धान सब में ऐसे में निकलेंगे, है ना, मक्का सब में, ये सब क्या है, एक बीजपत्री पौधा है ना। तो बात यही, ये सब एक बीजपत्री हो गया। चलिए तो एक बीजपत्री तो समझ में आ गया आपको, है ना। तो अब डियर स्टूडेंट आज का क्लास इसी में आपने देखा कि थोड़ा इतिहास देख लिए, भारत में क्या इतिहास रहा होगा विज्ञान का, है ना, जीव विज्ञान का। तो इसके बारे में आज चर्चा की है ना। तो फिर अभी बेसिक ख़त्म नहीं हुआ है ना, बेसिक ख़त्म नहीं हुआ है। बट अब देखो देखो हमेशा तैयार रहिए, है ना। कहते हैं मंजिल उसी को मिलता है जो चाह रखता है ना। मंजिल उसी को मिलता है जो चाह रखता है। कितने भी परेशानियां आ जाए,
कितने भी परेशानियां आ जाए तूफानों से लड़ने का एहसास रखता है ना, यानी क्षमता रखता है। तो कितनी भी परेशानी आए पहुंच जाओगे। आंधी हो तूफान उससे कोई मतलब नहीं भाई, पढ़ना है, मेहनत करना है, पहुंचना तो पहुंचना है। जब अगर ठान लिया ना तो पहुंच गए कहाँ, मंजिल तक। अगर मान लिया ना तो भैया मानने से क्या होगा, ठान लिया तो हो गया, बेड़ा पार है। मान लिया तो नहीं पहुंच कहते हैं तो चलिए मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है ना, जाते जाते एक शायरी बोल देते हैं कि ये शायरी आपके जीवन का एक मोड़ भी लाएगा। मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है, ना रुकेंगे ना थकेंगे, ये किसी और से नहीं बल्कि मैं खुद से वादा किया है ना। उतनी ही जोश, उतनी ही एनर्जी, उतनी ही ताकत भरी बुलंदी होनी चाहिए। जोश के साथ कोई भी काम करो, जोश के साथ, है ना। आपने देखा होगा आर्मी सब का दौड़ होता है ना, आर्मी सब का दौड़ होता है ना, तो उसका दौड़ होता है 1600 मीटर, लेकिन वो विद्यार्थी दौड़ता कितना, तब उस दौड़ को 1600 मीटर को पास कर पाता है। तो समझिए जब वो 1600 मीटर दौड़ने के लिए 2000 मीटर दौड़ता है, क्या आप 100% मेहनत करने के लिए 120% नहीं कर सकते? और वो भी एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता है डेली डेली, है ना। जबकि वो जान गया कि हम दौड़ लेते हैं, फिर भी वो दौड़ता है। ये मत समझिए, जो जान रहे हैं ना ये बात, तो छोड़ के भी मत भागिए, क्योंकि बार बार देखने से ना वो हमेशा याद हो जाते हैं, है ना। तो दोस्त, डियर स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। आपके लिए आप भविष्य हो इस भारत का, इसलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर अगले लेक्चर में, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है।